रहे हैं दिल्ली से। अजय, गुड मॉर्निंग। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली की तो होली पार्टी दुनिया भर में फेमस है। आपके क्या प्लान्स बन रहे हैं? अरे देखिए, आज तो अबीर की होली खेली जाएगी बिकॉज आज तो गुलाल का कोई मतलब ही नहीं है, मार्केट में मतलब नहीं है, हमारी लाइफ में मतलब नहीं है। 2-4 दिन अच्छे हैं वीकेंड के, तो होली में तो आप क्या बताएं व्यूअर्स को, जो होता है दिल्ली में बहुत 2 साल बाद होगा, कुछ भी होगा एग्जैक्टली। तो पार्टी 2 साल बाद तो रिलीफ है। और आपने स्टॉक मार्केट ही रिलीफ देके इस वीकेंड को और भी हरा कर दिया है। बिल्कुल, आपका पोर्टफोलियो भी एकदम हरा भरा हो गया होगा। बताइए, आपने क्या शॉप किया था लास्ट 3-4 हफ्तों में जो सबसे अच्छे बेटर रिटर्न दिए हैं जिसने? देखिए, जो हमारे जो बेस्ट रिटर्न जो आ रहे हैं वो अभी भी आ रहे हैं। जैसे सोडा ऐश की में हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो जो कंपनियां हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है हमारे को। जो ओपनिंग अप ट्रेड ने थोड़ा बहुत दिया है, बट सोडा ऐश ने सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है हमारे को पिछले जो 10-15 दिन में हमने जो खरीदारी करी है। आपको लग रहा है कन्विक्शन से कि एक बॉटम हो गया है यहाँ से और अब नेक्स्ट मिड कैप्स के बारी है, ब्रॉडन होगी यहाँ से मूव? अभी तो लार्ज कैप लेड रिबाउंड था। देखिए, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये रखना चाहिए हमको कि इस साल के अंदर में डिमांड की प्रॉब्लम रहेगी। आज एक रिलीफ रैली है, दुनिया में रिलीफ रैली है, हमारे यहाँ भी रिलीफ रैली है, जिसमें कि बिकवाली बंद हुई एफआईएस की थोड़ी सी, उससे रिलीफ है, मार्केट को रिलीफ है। बट ये मत समझिए कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अभी हमने इस कंट्री में ऑयल प्राइस बढ़ाई नहीं है कंज्यूमर के लिए। कितनी बढ़ेगी, क्या होगा, उसका भी आना बाकी है। सबसे बड़ी बात है जो हम अब देखना शुरू कर रहे हैं, चाइना डिसरप्शन। जो हमारी इन्वेस्टेड कंपनीज है उसमें हम देख रहे हैं कि अब माल आना बंद हो गया है। जो हांगकांग के थ्रू आ रहा था, एयर फ्रेट्स आ रहे थे हमारी कंपनियों में, वो आना बंद हो गया है पिछले 5 दिनों से। तो जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो आ रही है चाइना से, यूक्रेन तो छोड़िए, चाइना से सबसे बड़ी, वो एक जो प्रॉब्लम है। मिड कैप जो सारा इंपोर्ट करते हैं, काफी इंपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रप्शन होगा। डिमांड के तो प्रॉब्लम ही है, और लास्ट ईयर से कंपैरिजन में कंपनियों को अच्छा करना शायद बहुत मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक पर्सपेक्टिव ये रखिए कि सेलेक्ट कंपनी में रहिए जहां पे पोटेंशियल है आपके पास में। बट जो चाइना डिपेंडेंट कंपनीज हैं, हम उनको क्लियरली देख रहे हैं, वहां पे अब नेगेटिव हो गए हैं बिकॉज सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बहुत क्लियर नजर आ रहा है हमको। मॉर्निंग अजय, प्रियंका यार, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हमें पहले एक जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण दिखा, और अभी सप्लाई डिस्ट्रप्शन जिस तरह से चाइना की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, लग रही है, उसके बाद देख रहे हैं। तो ऐसे में कमोडिटी प्राइसेस को कैसे रीड करें? कमोडिटी तो इंडिया में खरीदनी चाहिए हमेशा। प्रियंका जी, देखिए, बिल्कुल बड़ा सिंपल सी बात है। डिमांड सप्लाई के अंदर में आप वो फ्यूचर्स मार्केट को छोड़ दीजिए, फाइनेंशियल मार्केट को, बट जो रियल मार्केट जो कमोडिटीज की है उसके अंदर में इंडियन प्लेयर्स इससे अच्छा कोई एडवांटेज नहीं आज की तारीख में, बिकॉज कंपटीशन बहुत कम है। रिक्वायरमेंट तो रहेगी कमोडिटीज की, दाम एलिवेटेड है, बैलेंस शीट उनकी सब डीलिवरेज है, अच्छा भला डिविडेंड दे रहे हैं। तो कमोडिटी प्ले आई थिंक अब तो कंटिन्यू रखना चाहिए, इस साल भी पूरा रखना चाहिए। आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी जब कमोडिटी प्ले में फ्यूचर्स के प्राइस देख के आप मत घबराइएगा, बिकॉज ये जितने भी कंपनीज हैं इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इनको बेनिफिट भी नहीं मिलता टॉप का, बट वो ये भी नहीं कि बॉटम का उनको रिस्क भी इतना ज्यादा होता है। तो अक्रॉस द बोर्ड आप कमोडिटी ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कोल ले लीजिए, ये कॉटन यान जिससे हम कमोडिटी ही समझते हैं, कॉटन यान को ले लीजिए, जैसे हम सोडा ऐश की बात कर रहे थे, ले लीजिए। इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमको इस साल के अंदर में, बिकॉज सप्लाई कंस्ट्रेंट जो है वो बहुत है, प्लस रुपी डॉलर जो हमारा थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कमोडिटीज के अंदर में मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ आएगी इंडियन इकोनॉमी को। प्रॉब्लम आएगी एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर डिमांड में, जैसे जैसे काफी बॉयंसी आ रही है, जैसे हम कह रहे कंज्यूमर ड्यूरेबल देख लीजिए, उसके अंदर टू व्हीलर देख लीजिए। प्रॉब्लम वहां पे है सारी, बिकॉज जो मास मार्केट प्रोडक्ट्स हैं वहां पे कंजम्पशन नहीं है। तीसरी बात है ओपनिंग अप में जो आप सामान खरीद रहे थे वो आप पिक्चर देखने में या हॉलिडे में लगाएंगे, जिससे कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड था, जो आप कुछ नहीं कर पा रहे थे तो घर से सामान खरीदते थे आप, अब वो सामान खरीदना कम होगा आपका कंज्यूमर बिहेवियर में, और वो जाएगा सर्विसेज की तरफ। तो एक शिफ्ट होगा। तो मैं तो देख रहा हूं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं या कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज हैं उसके अंदर में अभी भी बहुत प्रॉब्लम है, और चलेगी 6-7 महीने तक कम से कम। ओके, ठीक है। अजय, आप बैंकिंग को कैसे रीड कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो में, जहाँ पे ग्लोबल टेंशन्स भी थी और अब आपको लगता ही है कि थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी रहेगा, वो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में शायद मार्जिन्स में दिखेगा भी, तो आपका बैंकिंग पे व्यू पॉइंट क्या है? देखिए, बैंकिंग पे इसमें न्यूट्रल है बिल्कुल व्यू पॉइंट, कि जो आपके पास पोर्टफोलियो है पूरा इंडिया तो आई थिंक मोस्टली लार्जली इन्वेस्टेड पड़ा हुआ है बैंकिंग के अंदर में।
तो कोई दरकार नहीं है आपको कि आप उसमें और बढ़ाइए। इसके अंदर में कोई ऐसा अर्थ शैटरिंग, हमारे हिसाब से मार्केट तो सरप्राइज करती है, सबको करती है, बट उसके हिसाब से कि जो कंपटीशन जो बिल्डअप हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में, जो फिनटेक का कंपटीशन आपने देखा, जो ब्रोकरेज कंपनी नई आई है, जेरोडा ले लीजिए, अपस्टॉक ले लीजिए, कैसे उन्होंने मार्केट शेयर खींच लिया मेन लाइन ब्रोकरेज कंपनी से। वही फिनटेक कर रही हैं, वो आके अपना मार्केट शेयर उठा रही हैं बैंकिंग से, और बैंक बहुत ही पीछे। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा आर्टिकल है आज की तारीख में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सीईओ ने कहा है बैंक्स आर बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, और जो हमारी 150 फिनटेक्स हैं वो मिलके इतना फॉर्मिडेबल कंपटीशन देने वाली हैं बैंक्स को, तो बैंक्स के फ्यूचर पे मुझे लगता है ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ये कंपटीशन अब की बार बहुत इंटेंस होने वाला है। पहले टेस्ला ने बोला था कि वी आर अ कंपनी विच इज सॉफ्टवेयर ऑन व्हील्स। आप बैंक से बोल रहे हैं कि वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनते जा रहे हैं। व्हाट अबाउट ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज, वहाँ पे कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या टेक्नोलॉजी लेड कंज्यूमर कंपनीज जिसमें 60 to 70% प्राइस डैमेज के बाद अब थोड़ी सेम्बलेंस वापस आ रही है, वो भी सेलेक्ट जहाँ पे मार्केट को लगता है ज़्यादा रोबस्ट है बिजनेस मॉडल, नायका टाइप्स, वहाँ अच्छी रिबाउंड आई है, वहाँ पे क्या आपको वैल्यू दिख रही है इमर्ज होती हुई? देखिए, इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी से इंडियन इन्वेस्टर के लिए उससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमेशा महंगी लगेंगी और हमेशा आपको लगेगा कि करेक्शन आएगा तो और लीजिए उसके अंदर में, बिकॉज मैं कई बार कहता हूं कि ऐसी कंपनियां दुनिया में शायद कहीं मिलेंगी जिसमें कोई डर नहीं है आपको कैपिटल डाइल्यूशन का, कोई डर नहीं है गवर्नेंस इश्यूज का। जितना भी कैश फ्लो होता है, जैसे टीसीएस 80% कैश फ्लो वापस करती है, इन्फोसिस 70% वापस करती है, चाहे बायबैक है चाहे उसके डिविडेंड के थ्रू में। उनका मार्केट सेलेक्ट है, काफी ग्रोथ मार्केट है। अभी तो यूएस ही चल रहा है, पूरा दुनिया जब डिजिटाइज होगा जिस तरीके से वो मार्केट एक्सपेंशन होगा, तो जो इंडियन टेक कंपनीज है, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि वो एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो है। और आपने देखा होगा, ये भी नहीं कि वो स्लो चलती है, इस साल शायद 12 महीने में उनका रिटर्न 40 इंडेक्स का, आईटी इंडेक्स का रिटर्न 40% से ऊपर आया है, जो सारे इंडेक्सेस में टॉप पे है। तो वो चलती धीरे हैं, कभी आपको लगेगा नहीं कि एक दिन वो 12% बढ़ जाएंगी, बट साल के एंड में देखेंगे आपको 20% रिटर्न मिल जाएगी और आपके डिविडेंड भी ऐड होते जाएंगे। तो आईटी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में हमने भी रखा हुआ है, इंटेग्रल है, उसमें ऐड करिए, मेरे हिसाब से बेचना उसको नहीं चाहिए। कंज्यूमर टेक वो तो रियलिटी है, अभी हमने बात की टेक्नोलॉजी की, वो तो दुनिया की रियलिटी है कि हम 5 साल बाद जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर होगा वो यही कंपनियां कंट्रोल करेंगी ना। उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि जो अमेजॉन ने दिखाया है कि प्रॉफिटेबिलिटी रखना इन कंपनियों में बहुत 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 मुश्किल है। तो अमेजॉन अगर AWS में नहीं जाता तो वेब होस्टिंग सर्विसेज में, तो शायद उसकी आज मार्केट कैप ये नहीं होती, और वो काफी स्टैग्नेंट भी रहा है, आपने देखा होगा। तो कंज्यूमर टेक में तो बहुत सोच समझ के निवेश करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए कि ये कंपनियां तो रहेंगी लॉन्ग टर्म हमारे लिए ना। किस प्राइस पे, मैं तो अभी बोलता हूं कि इस समय भी प्राइस बहुत ज्यादा है इन कंपनियों की। एक दिन ये भी आएंगे जब ये भी हमको करेक्शन देंगी। आपने देखा जैसे जुबिलेंट फूडवर्क जैसे बेहतरीन कंपनी का प्राइस करेक्शन कैसे हुआ, 6 महीने के अंदर में ही कहां से कहां चली गई। इतना हो चुका है, लेकिन अभी और होना बाकी है, बिकॉज जो सब टर्मोइल इक्विटी मार्केट में प्ले हुआ है अभी प्राइवेट इक्विटी मार्केट तक नहीं पहुंचा है, और मेरे हिसाब से वो टर्मोइल अगले साल थोड़ा पहुंचेगा। काफी बिकवाली होगी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स की, और उसके लिए आपको तैयारी रखनी है खरीदने के लिए। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है और फ्लो में प्रॉब्लम है, बिकॉज उसमें सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, उनको सबको अपने शेयर बेचने हैं अगले 2 से 3 साल में। तो इन कंपनी में शेयर सप्लाई काफी ज्यादा आएगी। अजय, अब जिस तरह से अभी पिछले हमने 2-3 दिन में देखा कि एफआईज की सेलिंग रुकी और उसके बाद उनकी बाइंग शुरू हुई, भले बहुत छोटा आंकड़ा हो, लेकिन जिस तरह के स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, इन्हें बाइंग किया जा रहा है, HDFC ग्रुप के स्टॉक्स को बाइंग किया जा रहा है, जो काफी हद तक एफआईज एंड एफपीआईज के फेवरेट रहे हैं। क्या आप इसे इस तरह से देखते हैं कि एफआईज की सेलिंग रुक गई है, या फिर आप इस तरह से देखते हैं कि एफआईज अब बायर्स भी टर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है आपको? देखिए, अभी ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं नजर आ रहा, बट इंडियन मार्केट ऐसी है कि एसआईपी के आते हुए 10 से 15 हजार करोड़ एसआईपी आता है, और इस महीने के अंदर में आपका ईएलएसएस आएगा, टैक्स सेविंग स्कीम का, कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ रुपया। तो आप ये लगा लीजिए कि इंडियन मार्केट में 40 हजार करोड़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में और 35 हजार करोड़ रुपए आएगा। बाय नेचर किसी भी फंड में जाएंगे आपको बैंकिंग स्टॉक मिलेंगे उसके अंदर में, चाहे मल्टी कैप ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए, बैंकिंग इंडस्ट्री का ले लीजिए। ये एक सेक्टर है ऐसा
जो हर म्यूचुअल फंड स्कीम में फैला हुआ है। तो अगर हाँ 40,000 करोड़ का निवेश होता है म्यूचुअल फंड में, जो होगा बिकॉज ईएलएसएस तो डालना ही पड़ेगा मार्च 31 से पहले आपको, एसआईपी तो आएंगी, और ये जो थोड़ा सा रिलीफ रैली हुई है उससे और थोड़ा स्ट्रेंथ मिला है। तो 40,000 करोड़ का जो इनफ्लो है एक महीने में किसी भी मार्केट के लिए बहुत बढ़िया इनफ्लो है, बहुत बेहतरीन इनफ्लो है। तो एफआई का ना लेना भी इंडिया के लिए इतना भारी नहीं, उनका सेल भारी पड़ता है, बिकॉज एक है कि एक्चुअल सेलिंग कर रहे हैं, दूसरा है कि आपका टेम्परमेंट भी आपका नेगेटिव हो जाता है जब आप लाल लाल देखते हैं। यहाँ पे अगर सेल रुक गई है और 40,000 करोड़ का निवेश म्यूचुअल फंड में आ रहा है इस महीने के अंदर में, मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि स्ट्रेंथ है इस मार्केट में प्योरली डिमांड सप्लाई पे। फंडामेंटल को एक मिनट रोक लें, बट डिमांड सप्लाई कहता है कि ये 40,000 करोड़ का निवेश मार्केट को बहुत स्ट्रेंथ देगा। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन हो रहा है, बहुत सारी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ग्लोबल ईवी रिलेटेड या बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ या तो बाय आउट कर रही हैं या जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करने की। मिंडा एक ग्रुप है, दूसरे हैं यूएस की तरफ एक्सपोर्ट करने वाले ऑटो एंसिलरी कंपनीज। आपको क्योंकि आपके दिल्ली में तो के आसपास बहुत सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, ऑटो हब भी है, आपको यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं क्या? देखिए हम नहीं ले रहे। ईवी के अंदर में आपने देखा होगा यूएस में कितना मसाकर हुआ है शेयर प्राइस का। सारी कंपनियां जो ईवी की थी कम से कम 60 से 70% डाउन है शेयर प्राइस के अंदर में। तो जो बॉयंसी थी, जो एक यूफोरिया था ईवी कंपनीज का, वो तो यूएस में तो ठंडा हो गया है। इंडिया में प्रॉब्लम आपकी हम सबकी ये है कि कोई ऐसी कंपनी है नहीं जो सिर्फ ईवी में काम करती है। तो आपको नॉर्मल एंसिलरी के जैसे मैं नाम लिया, बढ़िया कंपनी मिंडा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अंदर में कितना प्रोपोर्शन ईवी का होगा, फिर उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, और जो हम सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं उसका क्या होगा, डिमांड जो देख रहे हैं, जो बारिंग ट्रक्स, जो बाकी ऑटो डिमांड है वो काफी रुकी हुई है और टू व्हीलर तो गिर रहे हैं। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर में सिर्फ ईवी को देखते हुए उसमें निवेश करना आई थिंक रिस्की रहेगा। मेरे हिसाब से अभी भी है जो ट्रक रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, ऑटो एंसिलरीज हैं, वहां पे आपको ज्यादा आई थिंक सेफ्टी भी है, और उसके अंदर भी क्योंकि इनोवेशन भी ज्यादा हो रहा है और वहां पे आपके डिमांड भी अच्छी है। यूएस में भी डिमांड अच्छी है, इंडिया में भी डिमांड अच्छी है, यूरोप में भी अच्छी है। तो रादर देन पैसेंजर कार और टू व्हीलर रिलेटेड ऑटो एंसिलरी के लेके छोड़ते हुए अगर आप ट्रक रिलेटेड एंसिलरी या बस रिलेटेड एंसिलरी में जाएंगे तो शायद मेरे को लगता है कि वहां पे हमको बेटर रिटर्न मिलेगा। और ईवी के अंदर भी बस रिलेटेड आप ईवी वाले में जाएंगे तो उसमें बेस्ट रिटर्न आएगा, बिकॉज उम्मीद है कि अगले 3 से 5 साल में इंडिया की सारी रोडवेज बसेस ईवी हो जाएंगी ना। उसके लिए उससे बड़ा पोटेंशियल कोई नहीं है ना। कितनी गाड़ियां होंगी या कितने टू व्हीलर होंगे उसकी तो मैं नहीं जान सकता हूं, बट ये जानता हूं कि कम से कम 30 से 40 हजार और मे बी 1 लाख ट्रकें, बसें हिंदुस्तान में अगले 4 साल में ईवी होंगी। तो उस सेगमेंट पे अगर फोकस करें शायद, तो मेरे को लगता है कि रिलेटिवली बेटर रिटर्न आ सकती है। एक लास्ट सवाल होगा अजय आपसे, वो है होगा आईटी के रिगार्डिंग। अब आईटी ने खैर बाजार को संभाला और अपना हेज वाला जो नेचर है ना उसको प्रूव भी किया है, और इसमें ग्रोथ भी अच्छी दिखती है आगे चल के, ऐसा लगता है। आपका स्टांस क्या है इस पे? मैंने बताया कि मेरा तो स्टांस हमेशा से हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा, इंटेग्रल रहेगा, और हम हर करेक्शन पे उसको ऐड करते रहेंगे। बिकॉज अब की बार उसने डिफेंसिव नहीं दिया, अब की ऑफेंस में खेला। जब मैं आपको बता रहा था कि 12 महीने में सबसे बढ़िया रिटर्न इंडेक्स की आईटी की आई है अमंग ऑल दी इंडेक्सेस ना। उसका मतलब है डिफेंसिव प्ले नहीं है भैया, ये नहीं कि उसने लॉस नहीं किया, उसने रिटर्न दिया है हमको पॉजिटिव। तो आई थिंक आईटी को हम डिफेंसिव ना समझ के एक फॉरवर्ड प्ले समझे अपनी इकोनॉमी के लिए, इंडिया के लिए इससे बढ़िया सेक्टर कोई नहीं है, और हमारे लिए भी पोर्टफोलियो में कोई नहीं है। शांत रहिए, अच्छा रिटर्न आएगा, डिविडेंड भी आएगा, और रिटर्न भी 1 साल बाद देखिएगा आपका पोर्टफोलियो क्या होगा। स्टैंड पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहेगा। अजय आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपको फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को। थैंक यू, सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। थैंक यू।